आज की क्लास को पूरा देखने से आपको क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। इस वीडियो के कंप्लीट होने तक आप इतना सब कुछ सीख चुके होंगे। क्या क्या देखते हैं? बजट लाइन, बजट सेट, फिजिबल एंड नॉन फिजिबल क्वांटिटीज और भी हैं। प्राइस रेशियो, वाओ। हाउ टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर बंडल, वाह। शिफ्ट इन बजट लाइन, वेरी गुड। एंड रोटेशन ऑफ प्राइस लाइन। केवल एक क्लास में आपको ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, सारी चीजें आप बिल्कुल सीख चुके होंगे अच्छे से। शुरू करते हैं। लेट्स गो एंड गेट इट ऑल ऑफ दीज, राइट। वेलकम टू इकोनॉमिक्स ज्ञान विद सुधीर मित्तल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 11th का इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2, जिसका नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। उसका टॉपिक 2.5 हम आज पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के एक ओवरव्यू चेक कर लेते हैं हम। 2.1 इंट्रोडक्शन टू कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, 2.1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 2.2 टोटल यूटिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा इंक्लूडिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। 2.3 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, 2.3 में हम लोग ये भी पहले पढ़ चुके हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इससे जस्ट पिछली वाली क्लास में हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं। आज बारी है व्हाट्स द बजट लाइन, और इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस 2.6 में। फाइनली इस चैप्टर की एग्जाम सीरीज आएगी 2.7 में। और खास बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी टॉपिक्स के लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं अलग अलग। आप जब चाहें वो टॉपिक आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक 2.5 व्हाट इज बजट लाइन, हम शुरू करते हैं अब। For finding out consumer equilibrium as per indifference curve analysis, we need two things. कौन कौन सी देखते हैं। एक तो हमको चाहिए होता है इंडिफरेंस कर्व, ऑब्वियसली उसके बिना कैसे निकालेंगे, है ना, जब मेथड ही वो वाला फॉलो कर रहे हैं तो। दूसरा हमको चाहिए होती है बजट लाइन, जो कि इस क्लास में हम पूरा कवर करेंगे। स्पेशल बात क्या आई, हमको यहां पहुंचना है दी एंड। जो हम ये टॉपिक नंबर 2.4 से शुरू किया था और 2.6 पर हम खत्म करेंगे, तो हमको जाना कहाँ है, हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है, ये आपको हम आपको पहले ही बता रहे हैं, ताकि आपकी नज़र यहाँ रहे कि हमको ना ये एक्चुअल में पहुंचना है कि जो रेड वाला है पोर्शन, रेड वाली जो लाइन है वो तो है हमारी बजट लाइन, और जो ये ब्लू कलर में है ये है हमारी इंडिफरेंस कर्व। ये दोनों जहाँ पर टेंजेंट होते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, उसी को हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यहाँ हमको पहुंचना है। यहाँ पहुंचने से पहले हमको दो बातें समझनी थी। इंडिफरेंस कर्व, जो ये ब्लू वाला कर्व है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं 2.4 में, और आज 2.5 में हम बजट लाइन पढ़ेंगे, जो कि हमने रेड कलर की लाइन से, स्ट्रेट लाइन से हमने शो किया हुआ है। तो इन दोनों को समझने के बाद टॉपिक नंबर 2.6 हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि हम पहले ये दोनों चीजें अच्छे से पढ़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। बजट लाइन, वाई ऑफ बजट लाइन, क्यों पढ़ते हैं हम ये, इसको पढ़ने की नीड क्या है। हमने इंडिफरेंस कर्व तो पढ़ लिया, और हमने बताया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है इंडिफरेंस कर्व की मदद से, तो बीच में बजट लाइन क्यों पढ़े हम। देखिए इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है हमने। कंज्यूमर वांट्स टू परचेज मोर एंड मोर क्वांटिटी फॉर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, बट कैन ही डू सो स्पेशली व्हेन हिज इनकम इज लिमिटेड। खास बात क्या है यहाँ पे, कंज्यूमर चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करूँ मार्केट से, पर वो ऐसा कर नहीं पाता ना कभी भी। वो तो चाहेगा मैं सारा बाजार ही खरीद लाऊं, लेकिन उसके पास एक लिमिटेशन है, वो है इसकी इनकम। पॉकेट में पैसे कितने हैं ना, तो इनकम को देखते हुए फिर वो अपना इंडिफरेंस कर्व डिटरमाइन करेगा, और फिर इनकम और इंडिफरेंस कर्व इन दोनों को समझते हुए फिर अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिसाइड करेगा। तो अब हम इसलिए ये हमने जाना कि बजट लाइन पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंज्यूमर अपनी इनकम से बाहर, इनकम से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वाई ऑफ बजट लाइन का, जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ना कि क्या वो ऐसा खर्च कर सकता है अनलिमिटेड, तो इसका आंसर है नो। अ कंज्यूमर हैज टू कंज्यूम विद इन हिज बजट कंस्ट्रेंट ओनली। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है लिमिट। कॉन्स्टेंट मीन्स लिमिट के, एक लिमिट के अंदर ही उसको खर्च करना पड़ेगा, उसके बाहर वो नहीं कर सकता। तो यही टॉपिक है हमारा मेन तो आज का।
बजट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड नंबर 1 प्राइस लाइन, नंबर 2 बजट कॉन्स्टेंट। इसके दो और नाम है, ठीक है। तो हमने एक बॉक्स में ऐसे अलग से भी लिख दिया यहाँ पर ताकि आपको याद रहे, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप कभी कंफ्यूज ना हो। बजट लाइन को हम लोग प्राइस लाइन भी बोलते हैं और इसको हम बजट कॉन्स्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मीनिंग, क्या मीनिंग है इसका देखते हैं। बजट लाइन इज अबाउट द बजट ऑफ अ कंज्यूमर। सीधी सी बात है, बजट लाइन क्या है, एक कंज्यूमर का कितना बजट है। बजट का मतलब समझती है ना, कितने पैसे मैक्सिमम है खर्चा करने के लिए, वो बजट के बारे में ही बजट लाइन है। तो वही बात है कि हिज और हर मैक्सिमम कैपेसिटी टू स्पेंड ऑन टू गुड्स एज पर हिज और हर इनकम। वही बात को हम रिपीट नहीं करें बार बार, आप समझ ही गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये आई बजट लाइन की ऑफिशियल डेफिनेशन, कि हमारी इसकी प्रॉपर एक एकेडमिक डेफिनेशन क्या है देखते हैं। बजट लाइन इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफ पे शो करने वाली बात आ गई यहाँ पर। बजट लाइन इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स मैक्सिमम क्वांटिटीज दैट अ कंज्यूमर कैन बाय विद हिज एंटायर इनकम। कंज्यूमर अपनी डिसाइड की हुई इनकम, दैट मीन्स जितना उसने खर्चा करने के लिए अलग से रखा हुआ है, अगर उस सारी इनकम को खर्च कर दे तो किन्हीं दो गुड्स की मैक्सिमम कितनी कितनी क्वांटिटी खरीद पाएगा, उस बात को ग्राफ पे प्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड बजट लाइन। करेक्ट। इस बात को समझते हुए आप फिर से डेफिनेशन पढ़ेंगे पॉज करके, तो आपको याद भी हो जाएगी, आपको समझ में भी आ जाएगा। करेक्ट। आगे चलते हैं। बजट सेट, अभी जो हमने पढ़ा वो क्या था, वो था बजट लाइन, और अब क्या पढ़ रहे हैं, बजट सेट। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, तो आज आपकी क्लैरिटी हमेशा के लिए आ जाएगी। देखिए, बजट सेट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिबल क्वांटिटी एंड अटेनेबल क्वांटिटी। इसके भी दो और नाम है ना, तो इसको भी हमने अलग से बॉक्स में लिख दिया कि बजट सेट को हम लोग फिजिबल क्वांटिटी या अटेनेबल क्वांटिटी भी कहते हैं। सबका मीनिंग एक ही है। फिजिबल वर्ड और अटेनेबल वर्ड का मीनिंग बिल्कुल सेम है, कि जो हम मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं वही हमारी अटेनेबल क्वांटिटी या फिजिबल क्वांटिटी या बजट सेट कहलाती है। दोनों में फर्क क्या होगा बजट सेट और बजट लाइन में, तो इसका क्लैरिटी आपको धीरे धीरे आ जाएगा। डेफिनेशन क्या है इसकी, बजट सेट shows the maximum as well as lesser quantities of two goods which consumer can buy with his given income and prices in the market। अब जो डिफरेंस था ना बजट लाइन का और बजट सेट का, वो आपको यहां से क्लियर आ जाएगा। देखिए, ये जो वर्ड हमने राउंड किया लेसर, बजट लाइन में क्या था, केवल मैक्सिमम वाला वर्ड यूज किया था हमने। मैं आपको बैक करके दिखाता हूं ताकि आप नोट कर पाए। देखिए, यहां पर हमने जो बात की है केवल मैक्सिमम वर्ड के बारे में की है ना, देखो ये वाला। और जबकि यहां पर आप देखें तो हमने मैक्सिमम भी बोला है और लेसर भी बोला है, यानी कि केवल मैक्सिमम की बात करें कि मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी खरीदेगा तो आएगी बजट लाइन वाली बात। और अगर हम कहें कि मैक्सिमम या उससे थोड़ा कम, है ना, इनकम के इक्वल मैक्सिमम या थोड़ा सा कम, दोनों की बात करें तो क्या हो गया हमारा बजट सेट। यही इन दोनों का डिफरेंस है। बाकी जो डेफिनेशन है वो दोनों की बिल्कुल सेम है, आप चाहे तो यूज भी कर सकते हैं इस तरह से। और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशन। ये क्या होते हैं जी, कि अब हमने पढ़ा ऊपर क्या, फिजिबल क्वांटिटी। अभी नॉन फिजिबल क्वांटिटी या नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं ये देख लेते हैं। नॉन फिजिबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस आर दोज क्वांटिटीज ऑफ टू गुड्स विच आर आउट ऑफ कंज्यूमर्स बजट या इनकम। ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाई दैट मच। क्या मीनिंग हुआ इस बात का, इस बात का मीनिंग हुआ कि जितना, देखिए ये जो लाइन है इमेजिनरी, आप एक लाइन मान लीजिए इसको, इस लाइन को आप मान लीजिए कि ये कंज्यूमर की इनकम है। इस कंज्यूमर की इनकम को पूरा स्पेंड करते हुए वो मैक्सिमम क्वांटिटी जो खरीद रहा है, तो वो जो लाइन हमने बनाई वो दैट लाइन इज बजट लाइन। अब दूसरी बात, इस लाइन के इक्वल यानी कि मैक्सिमम क्वांटिटी या उससे थोड़ा कम भी खरीद सकते हैं, कंज्यूमर की मर्जी है, मैक्सिमम खरीदे या फिर कम खरीदे और कम खरीदे, तो ये सब मिला के बन गया आपका बजट सेट। और इस लाइन की अगर ऊपर बात करें कि इनकम से फालतू खर्च करना है, इतनी क्वांटिटी खरीदनी है, तो वो तो खरीद नहीं पाएगा ना, क्योंकि उसके पास इनकम नहीं है।
तो ये जो ऊपर वाला क्वांटिटी हुआ दैट इज कॉल्ड नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशन या नॉन फिजिबल या नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन या क्वांटिटी, करेक्ट। तो ये इन दोनों का फर्क है और इसको हम बताएंगे ग्राफ पे भी तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। देखिए ये क्लासेस की खास बात यही है कि एक पॉइंट को हम डिफरेंट तरीके से आपको बता करके इंश्योर करते हैं कि आपको वो पॉइंट याद हो जाए, है ना। आप देखो कैसे हम बता रहे हैं आगे की इसका इसी बात को। व्हाट इज कंज्यूमर बंडल, एक और टर्म है जी यहाँ पे कि कंज्यूमर बंडल क्या होते हैं, है ना। तो कंज्यूमर बंडल, बजट सेट और बजट लाइन, कुछ डिफरेंस है क्या इन दोनों से, देखते हैं। Consumer bundle is the one particular combination of two goods quantities that a consumer can buy from his given income। क्या मतलब हुआ कि देखिए ये इनकम की लाइन है, मैक्सिमम इनकम, और इस इनकम लाइन पर या प्राइस लाइन पर या बजट लाइन पर या इसके नीचे वो दो गुड्स की कोई भी क्वांटिटी खरीद सकता है। ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी या ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, ये सब हो गया बजट सेट, करेक्ट। अब इसमें से किसी एक जो बंडल है यानी कि किन्हीं दो गुड्स की डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज में से कोई एक बंडल हमने पकड़ लिया कि इस बंडल में फला आइटम का तो इतना क्वांटिटी है और फला आइटम का इतना क्वांटिटी है, या फिर हम कहें कि इस वाले बंडल में गुड एक्स का इतना क्वांटिटी और गुड वाई का इतना क्वांटिटी है। हम किसी और बंडल की बात नहीं कर रहे, हम किसी और कॉम्बिनेशंस की बात नहीं कर रहे, तो हम केवल अगर एक कॉम्बिनेशन की बात करें दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर बंडल। टेबुलर एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, देखिए अब हमने एक टेबल में ये समझाने का कोशिश किया कि बजट लाइन कैसे बनती है। अब जो हमारा इस वाले स्लाइड पे जो फोकस रहेगा वो बजट लाइन पर रहेगा, क्योंकि हमारा टॉपिक ही जो आज का है वो क्या है, बजट लाइन। देखिए हमारे पास दो गुड्स हैं एक्स और वाई, आप मेरे कर्सर को फॉलो करते रहिए बीच बीच में। लेट्स अज्यूम कंज्यूमर्स बजट और इनकम इज 100 रुपीज, उसके पास पॉकेट में 100 रुपीज है और प्राइस ऑफ वन ऑरेंज इज 5 रुपीज। जो ऑरेंज है जिसको हमने वाई माना हुआ है, ऑरेंज को हमने वाई माना हुआ है यहाँ पर नीचे, तो वाई का प्राइस क्या है, ऑरेंज का प्राइस क्या है, 5 रुपीज पर पीस। एंड एप्पल का जो प्राइस है, एप्पल को हमने एक्स माना हुआ है, एप्पल का प्राइस कितना है, 10 रुपीज पर पीस। लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ देम ही कैन बाय। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बजट लाइन या प्राइस लाइन का। देखिए वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली बजट लाइन और प्राइस लाइन हेयर। तो अब हमने क्या किया, एक्स और वाई यानी कि एप्पल और ऑरेंजेस के हमने 4 कॉम्बिनेशन असरटेन किए, ए बी सी डी। कॉम्बिनेशन नंबर 1 में कितने गुड्स हैं, देखिए 0 एप्पल विद 20 ऑरेंजेस, है ना। तो उसने 20 ऑरेंजेस खरीदे कॉम्बिनेशन ए में। एक ऑरेंज कितना का है, एक ऑरेंज है 5 रुपीज का, 20 इंटू 5 कुल कितना खर्चा किया, टोटल एक्सपेंस इज इक्वल टू 100। तो फर्स्ट लाइन में हमारा ये क्लैरिटी आ गया कि जी अगर पूरा पूरा इनकम खर्च कर दे और एक भी एप्पल ना खरीदे तो कितने ऑरेंज खरीद पाएगा, 20। आगे देखते हैं। अब उसने कॉम्बिनेशन बी बनाया, कॉम्बिनेशन बी में एप्पल कितने परचेस किए, 3, और एक एप्पल कितने का था, ऊपर हमने देखते हैं 10 रुपीज का, तो 30 रुपीज तो खर्च हो गए, कितने बचे, 70। अब 70 के उसने ऑरेंजेस खरीदना चाहा, ऑरेंजेस कितने आएंगे 5 रुपए के हिसाब से, 14। तो सेकंड कॉम्बिनेशन बी फॉर्म हुआ 3 एप्पल्स विद 14 ऑरेंजेस। तो ये इतना परचेस करने के बाद भी उसका पूरा इनकम खर्च हो गया, टोटल एक्सपेंस उसका 100 हो गया। तो बजट लाइन बनती ही वहां है जहां पर उसका सारा का सारा इनकम खर्च हो जाए, वही बजट लाइन यानी कि मैक्सिमम लाइन बनती है, ठीक है। सिमिलरली कॉम्बिनेशन सी में 7 एप्पल्स प्लस 6 ऑरेंज, आप निकाल के देख लेना, इसका भी 100 आएगा। सिमिलरली डी में 10 एप्पल्स एंड 0 ऑरेंज, इसका भी 100 आएगा, आप करके देख सकते हैं। तो बजट लाइन का मतलब ही क्या है कि हमने सारा मनी खर्च कर दिया, टोटल एक्सपेंस हो गया सारा, और उसके बाद कितनी कितनी क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशंस अलग अलग बने, उन सबको हम लोग बजट लाइन पे आने वाले कॉम्बिनेशंस कहते हैं। आगे देखते हैं जी। इसी बात को हमने ग्राफ पे प्रेजेंट किया, जो अब तक पढ़ा ना हमने सारी स्लाइड्स में, अब इस एक ग्राफ में वो सारी बातें आ जाएंगी। देखिए इन्हीं सब क्वांटिटीज को ना, एप्पल की और ऑरेंज की डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को हमने इस ग्राफ पे ड्रॉ कर दिया। नीचे हमने लिया नंबर ऑफ एप्पल्स बाउट, कितने खरीदे हमने एप्पल्स, नंबर ऑफ ऑरेंजेस बाउट, कितने खरीदे ऑरेंजेस, ये हमने वाई एक्सिस पे पुट कर दिया। अब
जो स्केलिंग हमने की, स्केलिंग के हिसाब से इसी डेटा को हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये 20 पे आया एक पॉइंट, फिर आया 14+3, ये आ गया ना 14+3 या 3+14 कह लीजिए, 7+6 ये रहा 7+6, और 10+0 10, और 0 तो है ही। इस तरह से हमारा जो ये पॉइंट्स बने, इन पॉइंट्स को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहे हैं जहां पर मेरा कर्सर फ्लो कर रहा है, ये हमारा बजट लाइन या प्राइस लाइन है, जिसको हमने नाम भी दिया, लेबल भी किया इसको, क्या, PL लिखा ना यहाँ पर, देखो ऊपर PL लिखा हुआ है, मेरा कर्सर देखिए, तो P और L, इस तरह से हमने इसको नेम भी कर दिया, ये हमारा बजट लाइन है। ओके, अच्छा अब देखिए, अब बात करते हैं बजट सेट का। तो बजट सेट, अच्छा आप कहेंगे सर ये बताइए कि इसमें ABCD कहाँ पर है जो अपने कैपिटल में लिखा हुआ है, मैं आपके लिए मार्किंग कर देता हूँ यहाँ पर, देखिए देखिए मैंने तीनों मार्क कर दिए आपके लिए। ये वाला पॉइंट A है, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। इन सभी को हमने कनेक्ट किया तो हमारा बजट लाइन बन गया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बजट सेट। तो बजट सेट मैंने आपको बताया था कि बजट लाइन में क्या होता था कि केवल मैक्सिमम क्वांटिटी की बात करते थे, और बजट सेट में हम मैक्सिमम विद लेस क्वांटिटी वो बात करते थे। तो वो बात हमने यहाँ पे शो करी। देखिए ये जो पूरा ट्राइंगल है ना, आपको हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए बजट सेट इक्वल टू PLO। P तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, O कहाँ पर है हमारा, ये हमारा O है, और ये हमारा L है। तो जो ट्राइंगल बना ना PLO, इस तरह से PLO, ये जो ट्राइंगल बना, ये पूरा ट्राइंगल हमारा बजट सेट है। मैं इसको मार्किंग भी कर देता हूं। देखिए ये जो हमने ब्लू कलर की लाइन से जो एरिया मार्क कर दिया, ये हमारा बजट सेट है, ये ट्राइंगल बजट सेट है। केवल ये ब्लू वाली लाइन हमारी बजट लाइन या प्राइस लाइन या बजट कॉन्स्ट्रेंट, इसके अलग अलग नाम है, ये वो है। ठीक है, ये दो बातें हमने पढ़ ली, बजट लाइन क्या होती है और बजट सेट क्या होता है। अब एक तीसरी बात आई यहाँ पे, क्या, नॉन फिजिबल या नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। देखिए ये जो ब्लू कलर का डॉट है ना यहाँ पे, ये जो पॉइंट बना हुआ है, ये पॉइंट हमारे बजट लाइन से बाहर है। अगर हम चाहेंगे ना कि इस पॉइंट के हिसाब से निकालिए कितने एप्पल बने या इधर कितने ऑरेंजेस बने, तो वो क्वांटिटी हम नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट इस 100 रुपीज से ज़्यादा है, हमारे पॉकेट में जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा कॉस्ट का कॉम्बिनेशन हम नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए हमने क्या बोला उसको, नॉन फिजिबल या नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। ये था जी हमारा बजट लाइन का टेबल में, शेड्यूल में या फिर ग्राफ में प्रेजेंटेशन। और देखते हैं क्या लिखा हुआ हमने यहाँ पर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, आप ध्यान से पढ़िएगा इन सारे पॉइंट्स को, इनके ऊपर क्वेश्चंस बन के आते हैं। बजट लाइन और प्राइस लाइन इक्वल टू PL, ये तुमने बता दिया। ये PL जो था, P और L जो लाइन है ये वाली, ये हमारी बजट लाइन या प्राइस लाइन या बजट कांस्टेंट, किसी भी नाम से आप पुकारे वो है। अब इंपॉर्टेंट बात, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज ऑलवेज नेगेटिव। ये अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ फॉलिंग ट्रेंड दिखा रहा है, ग्राफ की जो पोजीशन है वो गिर रही है इस तरह से, है ना। तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा नेगेटिव स्लोप है, या फिर हम बोलेंगे इसको कि हमारा डाउनवर्ड स्लोप है। इस दोनों बातें, नेगेटिव स्लोप बोलिए या डाउनवर्ड स्लोप बोलिए, एक ही बात है। अब एक और बात है यहाँ पे आई, नेगेटिव के बाद लिखा हुआ है कांस्टेंट है। कांस्टेंट का क्या मतलब है, आप समझिए इस बात को। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो इस वाली लाइन का, प्राइस लाइन का अगर आप ग्राफ ये जो स्लोप देखें, स्लोप मीन्स ढलान, ढलान देखें इसका, तो जो ढलान यहाँ पर है ना ऊपर की तरफ, वही ढलान नीचे की तरफ है। ना तो ये ढलान जो स्लोप है, ना तो ये स्लोप कम हुआ है, ना ही ये ज्यादा हुआ है। कैसे प्रूव करें इस बात को कि कम ज्यादा कब होता है और कांस्टेंट कब होता है, देखिए आपको मैं बताता हूँ। साइड में थोड़ा स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा, आप उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसको हमने लिया, नाम लिखा है BL, बजट लाइन। और जो ये ऐसे कर्व में आ रही है, इसको हमने नाम दिया है IC, दैट मीन्स इंडिफरेंस कर्व। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो बजट लाइन है इसका जो स्लोप है वो डिट्टो सेम है, लेकिन IC का जो स्लोप है वो चेंज हो रहा है। कैसे, देखिए आपको बताता हूँ मैं। इस वाले हिस्से में कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो स्लोप बहुत ज़्यादा है, ढलान बहुत ज़्यादा है, जबकि यहाँ से यहाँ तक देखें तो स्लोप काफ़ी कम है ना, मतलब ना के बराबर स्लोप है। तो इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप हमेशा चेंज होता है, जबकि बजट लाइन का स्लोप
इक्वल इक्वल रहता है, कभी भी बढ़ता चेंज नहीं होता, हमेशा कांस्टेंट रहता है। एग्जांपल देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो स्लोप है वो, और जो यहाँ से यहाँ तक का स्लोप है ये बिल्कुल सेम है ना। तो जितनी स्लोप है वो इन दोनों कर्व्स का अलग अलग है। बजट लाइन का कांस्टेंट है और इंडिफरेंस का कर्व का डिमिनिशिंग स्लोप है। एमआरएस हमारा डिमिनिश करता है, ऐसा हमने 2.5 में पढ़ाया था आपको। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा हमेशा इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो चेंज होता है, डिमिनिशिंग होता है, और जो बजट लाइन का स्लोप होता है वो हमेशा हमारा कांस्टेंट होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। Any point on PL line shows the maximum quantity of good X and Y that a consumer can purchase with his given income or budget। आपको वही बात फिर से आ रही है क्या, कि जो ये बजट लाइन पे जितनी भी क्वांटिटीज होंगी ना, देखिए ये A B C D जो ये पॉइंट्स हैं चार, केवल यही पॉइंट्स नहीं, इनके अलावा भी आप कोई और पॉइंट्स लेंगे इस लाइन पे कहीं पे भी, यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट आएगा, दैट मीन्स कंज्यूमर ने अपनी पूरी इनकम खर्च करके ये मैक्सिमम क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन एक्स और वाई का, एप्पल और ऑरेंज का खरीदा है। ये इसका मीनिंग हुआ। तो ये तो बजट लाइन का फीचर है ही ऐसा, है ना। और क्या है देखिए, एट बजट लाइन कंज्यूमर्स टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू टोटल इनकम और बजट। वही बात फिर से हम घुमा के कह रहे हैं कि अगर बजट लाइन के ऊपर कोई कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स कंज्यूमर की जितनी इनकम थी वो इक्वल टू है उसके टोटल एक्सपेंडिचर से। दैट मीन्स पूरी इनकम खर्च कर दी, कोई सेविंग उसने नहीं करी। ठीक है, और देखते हैं जी बजट सेट क्या होता है। PLO वही बात हमने आपको बता दिया कि जो PLO जो पूरा ट्राइंगल है जिसको हमने लाइट ब्लू कलर की लाइन से मार्क किया हुआ ना, शेड किया हुआ है, इसको हम कहते हैं बजट सेट। और लास्ट पॉइंट देखते हैं, कंज्यूमर बंडल A B C और D। ये जो A B C D है, इनको अगर हम अलग अलग देखें, केवल हम B की बात करें, ये क्या है, B कंज्यूमर बंडल है। A की बात करें केवल A की, तो A क्या है, अपने आप में एक अलग कंज्यूमर बंडल है। C ऐसे ही एक अलग कंज्यूमर बंडल है। तो जो ये अलग अलग हमने ऑप्शंस यहाँ पे दिखाए मैक्सिमम क्वांटिटी परचेज्ड के, तो ये इनको अगर अलग अलग हम देखें तो वो अपने आप में हर कोई बंडल एक कंज्यूमर बंडल है। अब तक हम क्या क्या सीख चुके, अब तक हम लोग बजट लाइन सीख चुके, अब तक हम लोग कंज्यूमर बंडल सीख चुके, उसके बाद हमने बजट सेट भी सीख लिया, और हमने ये भी जान लिया कि जो बजट लाइन का स्लोप है वो हमेशा हमारा कांस्टेंट होता है, नेगेटिव होता है और कांस्टेंट होता है। इन दो वर्ड्स को आप खास तौर पे ध्यान से नोट कीजिए अपनी नोटबुक में। देखिए कौन कौन से, दिस वन नेगेटिव वाली बात और एक कांस्टेंट वाली बात, ये दोनों बातों को आप ध्यान से नोट कीजिए और इसको ना पॉज करके वीडियो को इस वाले सेंटेंस को दोबारा पढ़िए कि बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि डाउनवर्ड फ्लोइंग होता है ना, और कांस्टेंट होता है। स्लोप कभी, इसका ढलान का जो रेशियो है ना, जो इसका फॉलिंग का जो रेशियो है ना, फॉलिंग का जो ट्रेंड है वो कभी चेंज नहीं होता, वो एक ही स्पीड से फॉल करता है। जबकि IC ऐसे होता है, उसकी स्पीड यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्लोप है, कम होते 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 ऐसा होता है, तो इसका जो स्लोप होता है वो डिमिनिशिंग स्लोप होता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट थी। आगे देखते हैं, ऑल फॉर्मूलाज एट वन प्लेस। ये बजट लाइन निकालने का, बजट सेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है इकोनॉमिक्स में, वो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। अभी आप केवल फर्स्ट वाली लाइन पे ध्यान दीजिए। बजट सेट अगर हमको निकालना है या बजट इक्वेशन निकालनी है तो क्या उसका फॉर्मूला है, ध्यान से मैं फिर से बोल रहा हूँ, बजट सेट इक्वेशन या बजट इक्वेशन। और नीचे क्या दिया हुआ है डिफरेंस अभी बताने के लिए, बजट लाइन इक्वेशन और बजट कॉन्स्टेंट इक्वेशन। दैट मीन्स कि आप ना ये तो समझ जाओगे कि बजट सेट इक्वेशन और बजट लाइन इक्वेशन, इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ऐसे ही आपको बजट सेट इक्वेशन और बजट कॉन्स्टेंट इक्वेशन में आप समझ जाओगे क्या डिफरेंस है। लेकिन आप कंफ्यूज क्या होगे, यहाँ पे केवल बजट इक्वेशन लिखा हुआ है, ना तो लाइन लिखा हुआ है वर्ड, ना सेट, ना ही कांस्टेंट, केवल बजट इक्वेशन लिखा हुआ है। तो उसका मीनिंग आप याद कर लीजिए कि बजट इक्वेशन लिखा हुआ हो तो उसका मतलब बजट सेट होता है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं बजट सेट इक्वेशन। इसमें क्या है देखिए, Px Qx प्लस Py Qy लेस देन इक्वल टू y और m। आप लोग सर तो बड़ा टिपिकल सा, कैसे याद रखें, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए ये वाला जो पोर्शन है जहां पर हमारा कर्सर मूव कर रहा है, इस पोर्शन का मतलब है कि
एक्स गुड पर यानी कि एप्पल्स पर आपने कुल कितना खर्चा किया, एक्स गुड पर कुल कितना खर्चा किया, कैसे निकाला, एक्स गुड के प्राइस को एक्स गुड की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सी बात है, कितने एप्पल खरीदे उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो कुल एप्पल पे कितना खर्चा हुआ आपका आ जाएगा यहाँ पर इधर फर्स्ट वाले पोर्शन में। ओके, प्लस पी वाई क्यू वाई, वाई गुड पे कितना खर्चा किया, सिंपल है, तो वो कैसे निकालेंगे, वाई गुड की क्वांटिटी को वाई गुड की क्वांटिटी को वाई गुड के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना खर्चा किया वाई पर वो आ जाएगा, दोनों को प्लस कर दो जी। अगर वो प्लस करने के बाद देखो इतना हिस्सा जहाँ पे मेरा कर्सर फ्लो कर रहा है, अगर इतने पोर्शन को सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आया, अगर वो आंसर लेस देन है या इक्वल टू है किसके, आपकी इनकम के, तो इनकम को इकोनॉमिक्स में वाई भी कहते हैं और एम भी कहते हैं। मैं लिख देता हूं ताकि आपको फ्यूचर के लिए याद रहे, ये बार बार बात आएगी आपके सिलेबस में। देखिए इकोनॉमिक्स में इनकम को हम वाई भी कहते हैं और एम भी कहते हैं, है ना शॉर्ट में। तो आप वाई लिखिए या एम लिखिए एक ही बात है, जब आपका दोनों तरह के गुड्स पे कुल किया हुआ खर्चा वाई के या तो इक्वल हो या उससे कम हो, इनकम से इक्वल हो या इनकम से कम हो, तो ये तो आपका जो फॉर्मूला है ये तो हो गया बजट सेट का या बजट इक्वेशन का। अब दूसरा देख लेते हैं, बजट लाइन इक्वेशन या बजट कांस्टेंट इक्वेशन। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, एक छोटा सा फर्क है, आप खुद देखो फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में कोई फर्क नहीं है सिवाय एक फर्क के, आपने नोटिस किया, चेक करो, कर लिया ना, बहुत छोटा सा बात है, क्या देखिए मार्क कर देता हूँ इस फर्क को, ये बात का फर्क है, बजट सेट में लेस देन इक्वल टू आ रहा है और बजट इक्वेशन में बजट लाइन इक्वेशन में ये इक्वल टू आ रहा है, दैट मीन्स जो बजट सेट था वो मैक्सिमम इनकम के या तो इक्वल टू है या उससे कम है, दोनों इंक्लूड है किसमें, बजट सेट इक्वेशन में, और बजट लाइन इक्वेशन में केवल मैक्सिमम यानी कि इनकम के इक्वल ही खर्चा कर दिया, कोई सेविंग नहीं किया, दिस इज योर बजट लाइन, तो इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया, और पहले वाले में बजट सेट वाले में हमने इक्वल टू भी है और उससे कम लेस देन भी है, इस तरह से छोटा सा फंक्शन है, आप समझ जाएंगे इसको। और देखते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन या प्राइस लाइन, जो अभी हमने इससे पिछली वाली स्लाइड में जो हमने बजट लाइन बनाया था ना, जो एक स्ट्रेट डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन था, तो उसका स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला है, क्या देखिए, यूनिट सेक्रीफाइस्ड ऑफ गुड वाई अपॉन यूनिट्स गेन्ड ऑफ गुड एक्स, हमने हमने वाई गुड्स की कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस करके हमने एक्स गुड की कितनी यूनिट्स को गेन किया, अगर ऐसे हम डिवाइड कर दें आपस में तो हमारा स्लोप ऑफ बजट लाइन निकल आता है। इक्वल टू एक और तरीका है निकालने का, इसी बात को हमने यहाँ पर लिख दिया अलग तरीके से, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि वाई में कितना चेंज हुआ उसको डिवाइड कर दिया हमने एक्स की क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वाई गुड की क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ उस चेंज को हमने डिवाइड कर दिया एक्स गुड की क्वांटिटी में हुए चेंज से, ठीक है, तो ये हमने डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। एक और तरीका है क्या कि एक्स गुड के प्राइस को वाई गुड के प्राइस से डिवाइड कर दो तो सीधा आपका स्लोप ऑफ बजट लाइन मैथमेटिकली निकल आएगा, है ना। देखो ये जो दो फार्मूले है ना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों फार्मूले में तो थोड़ा झंझट है, निकालो जी कि भाई कितना सेक्रीफाइस किया था कितना गेन हुआ, ऐसे ऐसे निकालो फिर निकलेगा स्लोप। इसमें क्या है कि यार वाई एक्सिस पे जितना जो हमने मेंशन किया हुआ है उसमें कितना चेंज हुआ, एक्स एक्स एक्सिस पे जो मेंशन किया हुआ है उसमें कितना चेंज हुआ, इन दोनों को निकालो तब मालूम चलेगा। एक बहुत ही सिंपल तरीका है ये वाला फार्मूला जो बहुत सिंपल है, पी एक्स अपॉन पी वाई कर दो, एक्स गुड के प्राइस को वाई गुड के प्राइस से डिवाइड कर दो, आपका स्लोप ऑफ बजट लाइन निकल आएगा। ध्यान दीजिए इन तीनों फार्मूले में से आप कोई भी फार्मूला यूज करें आंसर सेम आएगा, ठीक है ना, तो कोई इसमें कोई डरने की बात नहीं कि यार कौन सा वाला करें, जिस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में अवेलेबल है आप देख लीजिए कि तीनों में से कौन सा फार्मूला हमको लगाएं, तो आप वैसा वाला फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। ये जो हमने नोटेशन यहाँ पे दिए हुए हैं पी एक्स क्या है क्यू एक्स क्या है वगैरह वगैरह, इनके यहाँ पे हमने क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है साइड में, क्या लिख करके, पी एक्स क्या है प्राइस ऑफ गुड एक्स, पी वाई प्राइस ऑफ गुड वाई,
क्यू एक्स क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, क्यू वाई क्वांटिटी ऑफ गुड वाई, वाई और एम ये दोनों का एक ही मीनिंग है, वो है कंज्यूमर्स इनकम। ये है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बेसिस पे आपके एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं, छोटे बड़े, 1 नंबर के, 2 नंबर के, इस तरह से न्यूमेरिकल्स आते हैं। देन यू विल हैव टू बी केयरफुल कि आप इस वाले बॉक्स को इम्पॉर्टेंट मार्क करो और इन फॉर्मूलेस को याद करो और नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस करो। है कुछ भी नहीं, एक्स गुड पे कितना खर्चा किया प्लस वाई गुड पे कुल कितना खर्चा किया, दोनों को ऐड कर दो। अगर वो ऐड की हुई वैल्यू इनकम के इक्वल टू है तो बजट लाइन इक्वेशन हुआ, और इनकम के इक्वल टू भी हो सकती है या फिर वो इनकम से कम भी हो सकती है, तो क्या हो गया, वो बजट सेट इक्वेशन हो गया। इतना है बस। और जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है पी एक्स अपॉन पी वाई, बहुत ही बढ़िया, वरना डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ध्यान रखने की बात एक और है यहाँ पे, क्या देखिए, ये जब हम स्लोप निकालेंगे बजट लाइन का, तो जो पहले दो फार्मूलेज हैं आप देखिए ध्यान से, इन दोनों में क्या है, गुड वाई ऊपर है और गुड एक्स नीचे है। लेकिन थर्ड वाले में एक्स ऊपर है वाई नीचे है। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें, है ना। तो अगर आप ये वाला फार्मूला लगा रहे हो ना, तो आप गलती से पी वाई अपॉन पी एक्स ना कराएं। ये है क्या एक्चुअल में, पी एक्स अपॉन पी वाई है। ऐसे ही आप ध्यान रखें इसका। तो जो इजी वाला है उसमें एक्स ऊपर है वाई नीचे, इस तरह से आपको शायद याद हो जाए। आगे देखते हैं। इस स्लोप ऑफ बजट लाइन को हम लोग एक और नाम दिया हमने, बड़ा इंपॉर्टेंट, जो बच्चों को कईयों को पता नहीं होता और वो क्वेश्चन आता है, वो कहता है ये तो आज तक हमने पढ़ा है नहीं कभी, ये भी क्यों रेशियो होता है क्या। अब बता रहे हैं आपको, प्राइस रेशियो इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। इस स्लोप ऑफ बजट लाइन को हम लोग प्राइस रेशियो भी कहते हैं। अगर मैं इस प्राइस रेशियो वर्ड को यहाँ पे भी लिख दूँ ना, और थोड़ा सा बड़ा करके, कि स्लोप ऑफ बजट लाइन ऑब्लिक प्राइस लाइन इक्वल टू प्राइस रेशियो इक्वल टू यूनिट सेक्रीफाइस सो ऑन, तो भी ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जगह कम थी तो हमने बाद में अलग से लिख दिया। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्राइस रेशियो इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड एक्स अपॉन प्राइस ऑफ गुड वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। एक ही बात को हमने दो तरह से लिख दिया। पी एक्स अपॉन पी वाई को हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दिया, यहाँ पर हमने सीधा जो उसके नोटेशंस हैं उनसे बता दिया। तो सेम बात है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपने खास बात सीखी है आज क्या, कि हम लोग स्लोप ऑफ बजट लाइन को प्राइस रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट लाइन। नंबर 1, बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये तो पता ही है, नेगेटिव स्लोप होता है, अभी हमने बताया था लास्ट वाली स्लाइड में। इट मीन्स इट हैज़ ए नेगेटिव स्लोप विच रिमेन्स कांस्टेंट। वही बात फिर से आई, एक तो नेगेटिव होता है और एक कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे हमने एक बात आपको बताई जो हमने वर्बली तो बता दी थी पहले, अब यहाँ पे लिखी हुई भी आ रही है क्या, नोट, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज ऑल्सो नेगेटिव बट नॉट कांस्टेंट। दोनों ही स्लोप नेगेटिव होते हैं, चाहे आपका बजट लाइन हो या आपका इंडिफरेंस कर्व हो, लेकिन बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कांस्टेंट नहीं होता है, डिमिनिशिंग होता है। इस वाले टॉपिक को हम लोग, इस वाली बात को हम लोग 2.4 में डिस्कस कर चुके हैं, और अब फिर से यहाँ पे बात आ रही है ताकि आपको याद हो जाए। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैंने अभी दिया था, इससे पिछली वाली स्लाइड में एक अलग से ग्राफ बना करके, ठीक है, आप चाहें तो फिर से देख सकते हैं। और देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, बजट कॉन्स्टेंट इज ए स्ट्रेट लाइन। हाँ, मतलब बजट लाइन जो होती है वो हमेशा सीधी होती है। ऐसे ऐसे हम ग्राफ बनाते हैं तो बिल्कुल सीधी होती है ना। तो उसमें एक तो वो सीधी है, स्ट्रेट लाइन है, उसमें ऐसा कोई कोई टर्न नहीं है कि वो से घूम के बना, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है उसमें। एक तो स्ट्रेट है, दूसरा डाउनवर्ड फॉलिंग है, डाउनवर्ड ट्रेंड यानी कि नेगेटिव स्लोप है, तीसरा जो हुआ कि उसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, मतलब स्लोप कभी उसका कम या ज़्यादा नहीं हो रहा, जितना स्लोप ऊपर था उतना ही स्लोप उसका नीचे है। तो ये था हमारा पॉइंट फॉर्मूलेस के बारे में बजट लाइन के। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि क्या हमारा बजट लाइन शिफ्ट कर सकता है, मतलब अपनी अपनी जगह से, जो उसकी ऐसे हमने प्लेसमेंट की थी कि यहाँ पे ये हमारा बजट लाइन है, तो क्या ये अपनी पोजीशन को ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे घुमा सकता है क्या, वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। शिफ्ट और रोटेशन इन प्राइस लाइन देखते हैं। कैन बजट लाइन और प्राइस लाइन शिफ्ट और रोटेट, हम पूछ रहे हैं क्या जो बजट लाइन है हमारी क्या शिफ्ट कर सकती है, रोटेट कर सकती है। शिफ्ट का मतलब क्या होता है, इस तरह से ये हमारी मान लीजिए ग्राफ पर, ऐसे हमने ग्राफ बनाया, ये हमारा बजट लाइन है, तो ये जो है अगर पूरा मूव कर जाए ऐसे या ऐसे, ये तो हो गया शिफ्ट, और ये
एक पॉइंट से सेम रहे, दूसरे पॉइंट से ऐसे घूम जाए या ऐसे घूम जाए, वो हो गया हमारा रोटेशन। दिस इज रोटेशन एंड दिस इज शिफ्ट। आप समझ गए होंगे इस तरह से। को बताने में और आपके समझने में ये सब करने से आसानी रहेगी। देखते हैं। हमने कहा यस ये पॉसिबल है कि बजट लाइन शिफ्ट करे या रोटेट करे, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। साथ में हमने कुछ और बताया, एक टेबल छोटी सी साइड में आई, इसके बारे में हम अभी बताएंगे आपको। पहले हम बात करते हैं शिफ्ट। देखिए यहाँ पर इस कर्व पे हमने, इस डायग्राम पे गुड एक्स एक्स एक्सिस पर है और गुड वाई हमारा वाई एक्सिस पर है। जो ये बीच की लाइन है ना, यहाँ पे तीन कर्व है हमारे पास, तीन लाइन है, एक दो तीन। जो रेड वाली है एक ब्लू कलर से है और एक ग्रीन कलर से है। जो सेंटर में है, जो ब्लू वाली लाइन है, मान लीजिए वो हमारा डिफॉल्ट पोजीशन है कि अभी हमारा बजट लाइन क्या है, वो ये वाला है जो ब्लू कलर से है, जहां पर मेरा कर्सर फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये हमारा डिफॉल्ट बजट लाइन है। अब हमने क्या किया, हमने पाया कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। जो ग्रीन कलर की कॉल आउट पे लिखा हुआ है देखिए, प्राइस लाइन शिफ्ट्स फॉरवर्ड व्हेन इनकम राइजेज। हमने पाया कि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई। तो इनकम, जब इनकम इंक्रीज होगी तो खर्चा बढ़ाएगा अपना, ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करेगा। तो एक्स की भी ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करेगा और वाई की भी करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई है ना। तो अब उसका जो बजट लाइन है वो शिफ्ट होकर के ब्लू वाली लाइन से हमारा ग्रीन वाली लाइन बन गया। ठीक है ना, वो देखो ये एरो बना हुआ है यहाँ पे छोटा सा, कि वो यहाँ से यहाँ मूव कर गया। ठीक है, इस वाले जो मूवमेंट है, ग्रीन कलर का जो मूवमेंट है, इसको हम नंबर देते हैं मान लीजिए 1, आपको समझाने के लिए। देखिए लेट अस से दिस इज 1। अब इस जो ये 1 नंबर जो हमने लिखा कि शिफ्ट हुआ, ब्लू वाला से ग्रीन वाला हो गया, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है फॉरवर्ड शिफ्ट, है ना, लिखा हुआ ना फॉरवर्ड, यानी कि आगे की तरफ बढ़ गया। ऐसे था वो ऐसे हो गया, बढ़ आगे की तरफ बढ़ गया वो। तो अब इस एक नंबर का एक्सप्लेनेशन क्या है, इस टेबल में शो करते हैं। देखिए सीरियल नंबर 1, और हमने कहा टाइप ऑफ शिफ्ट या रोटेशन, ये कैसा वाला शिफ्ट है? ये हमारा फॉरवर्ड शिफ्ट। मैं लिख देता हूं, इसको हम लोग फॉरवर्ड भी बोलते हैं और हम इसको राइट वर्ड भी बोलते हैं, इस तरह से। दिस इज फॉरवर्ड या राइट वर्ड, कुछ भी बोलो, दोनों का एक ही मीनिंग है। ये हमारा जो बजट लाइन है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया या राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। अब देखिए इसका स्लोप क्या है, चेंज इन स्लोप। इसका स्लोप बढ़ा घटा कि क्या हुआ? जब ये एक में मूवमेंट किया ना, ब्लू से ग्रीन पर गया, यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट किया, तो इसका जो है स्लोप में कुछ चेंज आया क्या? तो हम कहेंगे सर स्लोप में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि जितना यहाँ से बढ़ा था उतना ही वो यहाँ से बढ़ गया। जितना एक्स एक्सिस पे बढ़ा है उतना ही वाई एक्सिस पे बढ़ गया। स्लोप हमारा सेम टू सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि नया वाला बजट लाइन पुराने वाले बजट लाइन के बिल्कुल पैरेलल है ना, पैरेलल। तो ये एक तरह से पैरेलल होने की वजह से इसके स्लोप में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरीके से सिमिलर आप देखिए, अभी हम मान लीजिए ये सेंटर वाला जो बजट लाइन है ब्लू कलर से, यहाँ पर अभी हम हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है इफ इट शिफ्ट्स बैकवर्ड व्हेन इनकम फॉल्स। यदि हमारी इनकम फॉल कर गई, इनकम हमारी डिक्रीज हो गई, तो अब हम कम खर्चा कर पाएंगे ना। कम खर्चा करेंगे तो क्वांटिटी भी कम खरीदेंगे। एक्स की भी क्वांटिटी यहाँ से यहाँ कम हो जाएगी और वाई की क्वांटिटी भी यहाँ से यहाँ कम हो जाएगी। तो इस वाला जो शिफ्ट हुआ, इसको हमने नंबर दिया 2। देखिए दिस इज 2। अब 2 को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखिए ये बैकवर्ड शिफ्ट है और इसका दूसरा नाम क्या है? लेफ्ट वर्ड। ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब क्या इसमें भी हमारा स्लोप कोई चेंज हो रहा है? तो हम कहेंगे नहीं, नया वाला बजट लाइन पुराने वाले बजट लाइन के बिल्कुल पैरेलल है। जितना उसने एक्स गुड के लिए कम हुआ है उतना ही वो वाई गुड के लिए कम हुआ है। पैरेलल है, दोनों लाइनें पैरेलल है एक दूसरे के। दैट मीन्स हेयर ऑल्सो देर इज नो चेंज इन द स्लोप ऑफ बजट लाइन। मैं लिख देता हूं नो चेंज। ठीक है जी। अब हम देखते हैं, ये अब तक हमने पढ़ा कि हमने केवल शिफ्ट यहाँ पे डिस्कस किया है कि बजट लाइन का शिफ्ट कैसे आगे या पीछे हो रहा है। अब बात कर रहे हैं रोटेशन का। दूसरा ग्राफ आ गया हमारे सामने, देखिए प्राइस लाइन रोटेट्स टू राइट व्हेन पी एक्स फॉल्स। पी एक्स क्या होता है जी? एक्स गुड का प्राइस। जब एक्स गुड का प्राइस कम हो गया, फॉल कर गया, तो हम एक्स गुड की ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाएंगे ना।
तो पहले जो हम ब्लू वाली लाइन पर थे, अब ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं एक्स की, तो हम बढ़ करके क्या हो गया, यहाँ पर आ गए। यहाँ से आप मेरे कर्सर को फॉलो कीजिए, हम यहाँ से मूव होकर के यहाँ पर आ गए। क्यों? क्योंकि एक्स हमारा सस्ता हो गया और इसलिए एक्स की जो क्वांटिटी है वो हमारी इंक्रीज हो गई। लेकिन वाई में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि वाई के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। तो वाई के पॉइंट से तो वाई एक्सिस पे तो बजट लाइन सेम टू सेम है, लेकिन एक्स एक्सिस पे बजट लाइन आगे की तरफ मूव हो गई। इसको हम कह रहे हैं कि प्राइस लाइन रोटेट्स। अब इसको हम शिफ्ट नहीं कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। शिफ्ट होता है जब पैरेलल मूवमेंट होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, पैरेलल नहीं है। वाई मतलब एक एक्सिस पे तो कांस्टेंट है, दूसरे एक्सिस पे चेंज हो रहा है। दैट इज कॉल्ड रोटेशन एंड नॉट शिफ्ट। तो हमने यहाँ पे रोटेशन वर्ड लिखा। प्राइस लाइन रोटेट्स टू राइट व्हेन पी एक्स फॉल्स। तो जो ये वाला पॉइंट है, जो मूवमेंट है ये वाली, इसको हम नंबर देंगे 3, और 3 का यहाँ पे हम डिटेल अभी लिखते हैं। देखिए, रोटेशन टू राइट ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमारा जो बजट लाइन है उसने एक्स एक्सिस पे रोटेट किया है राइट की तरफ, है ना। या ऐसे लिख दे, प्राइस लाइन रोटेट्स टू राइट व्हेन पी एक्स फॉल्स, इस तरह से। तो अब ये तो हो गया जी, राइट की तरफ रोटेट किया, शिफ्ट नहीं रोटेट किया। लेकिन इसमें स्लोप का क्या रोल हुआ, स्लोप बढ़ा के घटा कैसे देखते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा बात समझ लीजिए, ये बेसिक आप समझ लेंगे तो आपको ना फिर आगे जितने भी ग्राफ आएंगे भी 2-3, उसमें सब में आसानी हो जाएगी। देखिए, मैंने आपको यहाँ पर ना 3 ग्राफ बना के दिखाए हैं ऐसे, ए बी सी। अब आप देखिए यहाँ पर ए ग्राफ में हमारा स्लोप ये है, बी ग्राफ में स्लोप ये है, और सी ग्राफ में स्लोप ये है। तीनों में फर्क है ना, आपस में आप आराम से देख सकते हैं कि अब क्वेश्चन ये बनता है कि इन ग्राफ में सबसे कम स्लोप किस में है। ए बी सी में से सबसे ज्यादा जो कम स्लोप है वो किस में है, ए में, बी में या सी में। हम कहेंगे सबसे ज्यादा जो कम है वो हमारा सी में है, यहाँ पर ये वाला। दिस इज द लोएस्ट या लीस्ट स्लोप ऑफ ए कर्व, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो कर्व है वो बिल्कुल फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट है मतलब, है ना। और सबसे ज्यादा किस में है जी स्लोप, तो सबसे ज्यादा स्लोप किस में है, सबसे ज्यादा स्लोप हमारा ग्राफ बी में है। देखिए, दिस इज, क्योंकि ये जो स्लोप है यहाँ पर, ये स्लोप्स बहुत स्टीप है। स्टीप मतलब एकदम से ढलान बहुत ज्यादा है, ढलान बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने बोला इसको स्लोप ज्यादा है या स्टीप है। तो ये सबसे ज्यादा बी, सबसे कम सी। तो अब जो आगे हम बताएंगे वो आप समझ पाएंगे। शिफ्ट नंबर सॉरी जो रोटेशन हमने 3 बताई, ये जो पॉइंट 3 लिखा, इसमें स्लोप का क्या चेंज हुआ। पहले तो था ये ब्लू वाला लाइन, अब हो गया ये ग्रीन वाला लाइन। तो अब बताओ स्लोप कम हुआ कि ज़्यादा हुआ। पहले से स्लोप कम हुआ ना, पहले ज़्यादा ढलान था, अब ढलान थोड़ा कम हो गया, है ना। यानी कि पहले स्टीपर था, अब थोड़ा फ्लैटर हो गया। पहले स्टीप था, अब थोड़ा फ्लैट हो गया, इस तरह से बोल लीजिए। तो इस 3 में हम लिखेंगे यहाँ पर स्लोप हैज रिड्यूस्ड या डिक्रीज, है ना। देखो, स्लोप हमारे यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। इससे अगला वाला देखते हैं। प्राइस लाइन रोटेट्स टू राइट व्हेन पी वाई फॉल्स। अब क्या हुआ यहाँ पे, हमने बोला कि पी वाई फॉल कर गया जी, वाई गुड का प्राइस फॉल कर गया, इसलिए वो ज्यादा क्वांटिटी खरीद पा रहा है वाई गुड की, है ना। जो ब्लू वाला है वो हमारा डिफॉल्ट है पहले से जो था, और जो हमारा ग्रीन वाला लाइन है वो हमारा नया प्राइस लाइन है वाई गुड के प्राइस के गिरने के बाद। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि हमारा एक्स गुड में तो कोई चेंज हुआ नहीं, इसलिए एक्स का तो सेम है बजट लाइन, लेकिन वाई एक्सिस पे हमारा बजट लाइन यहाँ से यहाँ मूव कर गया। कर्सर को देखिए, यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर मूव कर गया, यानी कि ये हमारा रोटेशन हुआ, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। पैरेलल होते यहाँ की तरह तो क्या कहते हैं हम, शिफ्ट। अब पैरेलल तो है नहीं, तो क्या बोलेंगे इसको, रोटेशन। यहाँ पर हम इसको कैसे पुट करते हैं, देखिए इसको हम नंबर देते हैं 4। देखिए इस तरह से, रोटेशन टू राइट ऑन वाई एक्सिस। यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस पे राइट की तरफ मूव कर रहा है। आप कहोगे सर ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर राइट और लेफ्ट कहाँ पे, बताओ। ऐसे नहीं, आप इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए, ये राइट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। एक और तरीका है इस तरह से पहचानने का, जब प्राइस फॉल करता है ना, देखिए चाहे पी एक्स फॉल कर रहा हो या पी वाई फॉल कर रहा हो, इन दोनों में देखिए तो हमारा राइट ही है दोनों केसेस में, ठीक है। ऐसे आप याद कर लीजिए, अगर प्राइस किसी दोनों में से किसी एक गुड का प्राइस फॉल कर रहा है, तो वो जो रोटेशन कहलाता है उसको हम दोनों रोटेशंस को हम लोग राइट
की तरफ रोटेट किया, ऐसे बोलते हैं। इसमें स्लोप क्या हुआ देखो ध्यान से, अब स्लोप में डिफरेंस है, लेकिन देखो यहाँ पे स्लोप ब्लू वाला तो हमारा पहले था, अब क्या हो गया, अब ये ग्रीन वाला हो गया। तो जो स्लोप है वो बढ़ा कि घटा, पहले थी, पहले ये वाला था ब्लू कलर की लाइन, अब ये ग्रीन वाला हो गया, अब क्या हो गया, स्लोप बढ़ गया है ना। क्यों? क्योंकि अब ये ढलान जो है इसका अब स्टीप हो गया है, पहले फ्लैटर था कुछ मतलब कम था, अब तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया, तो स्टीप हो गया है, तो इसको हम बोलेंगे इंक्रीज। तो यहाँ पे हमने लिखा इंक्रीज, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे, आप समझ लीजिए, कोई बात नहीं। अब और देख लेते हैं एक, यहाँ पर हमने कहा कि वाई गुड का प्राइस बढ़ गया, पहले तो कम हो रहा था, अब हम कह रहे हैं वाई गुड का प्राइस बढ़ गया। तो प्राइस लाइन रोटेट्स टू लेफ्ट व्हेन पी वाई राइजेस। तो ये जो हमारा ब्लू वाला लाइन है, ये तो हमारा पहला वाला लाइन है जो हमारा बाय डिफॉल्ट था। अब पी, अब जो वाई गुड है वो महंगा हो गया, और महंगे होने से अब हम वाई की कम क्वांटिटी परचेज कर पा रहे हैं, तो हमारी क्वांटिटी यहाँ से कम होकर के यहाँ हो गई। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से हमारी क्वांटिटी कम होकर यहाँ पर आ गई, क्योंकि वाई हमारा अब एक्सपेंसिव हो गया। तो क्वांटिटी कम हुई तो हमारा स्लोप चेंज हुआ, और ये रोटेशन किया है इसने, रोटेशन क्या बोलते हैं हम लोग, रोटेट्स टू लेफ्ट। क्यों? क्योंकि हमारा ऐसे इस तरह से मूव कर रहा है और हमारा प्राइस बढ़ा। तो अब इस वाली टेबल पे कैसे लिखेंगे हम, तो इसके लिए हम इसको नंबर देते हैं 5, इस तरह से, रोटेशन टू लेफ्ट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा जो बजट लाइन है वो वाई एक्सिस पे लेफ्ट की तरफ रोटेट हो गया, और स्लोप पे क्या फर्क पड़ा आप खुद देख के बताइए। जो पहले था हमारा ब्लू कलर से था, अब नया आ गया रेड कलर से। अब हमारा जो है स्लोप का क्या हुआ, बढ़ा कि घटा, आप बताओ। कम हुआ ना पहले से, क्योंकि पहले जो ब्लू लाइन है उसका स्लोप बहुत ज़्यादा है, और जो रेड वाला लाइन है इसका स्लोप काफ़ी कम है। स्लोप का मतलब क्या है हिंदी में, नॉर्मल भाषा में ढलान। तो पहले जो ढलान था इस लाइन का वो ज़्यादा है, अब ढलान रेड वाली लाइन का कम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज, डिक्रीज। ठीक है, एक और देखते हैं लास्ट इसका। अब क्या हुआ, हमने बोला जी एक्स गुड का प्राइस बढ़ गया, तो जब एक्स गुड का प्राइस बढ़ गया तो हम एक्स की क्वांटिटी कम खरीद पाएंगे। तो पहले जो ब्लू वाली लाइन से हम इतना क्वांटिटी खरीद पा रहे थे, अब हम एक्स गुड का क्वांटिटी कम खरीद पाएंगे, केवल इतना। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे कि प्राइस लाइन रोटेट्स टू लेफ्ट व्हेन पी एक्स प्राइसेस। यहाँ पर कैसे फिल करने के लिए हम यहाँ पे इसको नंबर देते हैं 6। देखिए यहाँ पर हमने लिखा रोटेशन टू लेफ्ट ऑन एक्स एक्सिस, हमारा एक्स एक्सिस पर हमारा बजट लाइन रोटेट कर गया लेफ्ट की तरफ, और हमारा जो स्लोप है ब्लू लाइन से आप कंपेयर करोगे अगर रेड लाइन को, तो रेड लाइन का स्लोप हमारा बढ़ गया, तो हमने यहाँ पे लिखा इंक्रीज। ये जो पोजीशन है, ये इस पोजीशन के ऊपर, इन इस वाली बात के ऊपर कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, और वो कंफ्यूज करने की एग्जामिनर आपको कोशिश करते हैं कि यार वो स्लोप की बात कहते हैं और आप कहीं रोटेशन समझ जाओ, आप कुछ और समझ जाओ, रोटेशन की बात करें आप शिफ्ट समझ जाओ। इसमें अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं, इसमें ना देखो ध्यान से, इसमें रोटेशन की बात भी है, शिफ्ट की बात भी है, इसमें स्लोप बढ़ेगा कि घटेगा कि कांस्टेंट रहेगा ये बात भी लिखी हुई है। इसमें जो हमारा शिफ्ट का जो टाइप है, शिफ्ट यानी कि ये वाला ग्राफ, इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी है, और रोटेशन तो इसमें लेफ्ट भी है और राइट भी है, और एक्स एक्सिस पर भी है और वाई एक्सिस पर भी है। तो कई तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं इस एक स्लाइड से। आपको करना ये चाहिए कि पॉज करके इस स्लाइड को दोबारा से, इस स्लाइड को ज़्यादा नहीं तो इस स्लाइड को एक बार फिर से देख लेना चाहिए, उससे आपको ना ये टॉपिक में एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। और आपको कोई भी डाउट फिर भी रह जाता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसको उस पर अपने डाउट को भेजिए, हम आपको फिर से बताएंगे। ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना करके आपके लिए डाल देंगे, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। स्लोप ऑफ प्राइस लाइन व्हेन इट चेंजेस एंड व्हेन नॉट। जो प्राइस लाइन का स्लोप है कब बदलता है कब नहीं बदलता, जो अभी इससे पहले वाले स्लाइड में हमने आपको बताया, अब उसको हम शॉर्ट में करके लिख रहे हैं। देखिए, when the budget line shifts either forward or backward, the slope of budget line does not change। क्या मतलब हुआ इस बात का, अगर हमारा बजट लाइन शिफ्ट कर रहा है, बताया था ना इस तरह से मैंने, अगर ये मान लीजिए हमारा ग्राफ पर ये बजट लाइन है, ये पूरा इधर या पूरा इधर हो रहा है, तो इसके स्लोप में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि ये पैरेलल मूव कर रहा है, या तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया या यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो इसमें हमारा स्लोप चेंज नहीं होता, स्लोप सेम रहता है। दूसरा पॉइंट, अगर हमारा बजट लाइन रोटेट कर जाए, ऐसे अभी है मान लीजिए,
और ये यहाँ से फिक्स है, ऐसे मूव कर गया या ऐसे मूव कर गया, या फिर यहाँ से फिक्स है वो ऐसे मूव कर गया या ऐसे मूव कर गया। इन चारों केसेस में हमारा बजट लाइन का स्लोप चेंज होता है। ठीक है, यही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है। व्हेन द बजट लाइन रोटेट्स आइदर टू द राइट और टू द लेफ्ट, द स्लोप ऑफ बजट लाइन गेट्स चेंज्ड। यहाँ पे चेंज होता है। यही बात हमने आपको इससे जस्ट पिछली वाले स्लाइड में बताई थी। आप थोड़ा सा बैक करके इन दोनों स्लाइड को एक साथ पढ़ोगे ना, तो आपको ये टॉपिक नॉट ओनली आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, बट आपके अंदर इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को अटेंड करने की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक 2.5 यहाँ पर खत्म हुआ। और बजट लाइन का टॉपिक था, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं था, लेकिन हमने कोशिश की आपको इस टॉपिक में से हर चीज़ को, हर एस्पेक्ट को ठीक से बताने की, चाहे उसमें थोड़ा सा लेंथ हमारा क्लास का बढ़ गया हो। नेक्स्ट टॉपिक आएगा 2.6, जो कि इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक होगा। और उस टॉपिक का नाम होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आपको मैं याद दिला दूं, क्लास नंबर 2.3 में हम लोग सेम चीज़ पढ़ चुके हैं, लेकिन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका नाम क्या था? उसका नाम था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। और अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर का। और साथ में आप इस चैप्टर की जो एग्जाम सीरीज है उसको आप जरूर देखिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन हमने यहाँ पे डाला हुआ है, और आपको बहुत उसमें ना कैपेसिटी बिल्डअप हो जाएगी इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस को अटेंड करने की। साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप के ज्वाइन करने से आपको बड़े बड़े फायदे हैं। आप अपने डाउट्स को, क्वेश्चंस को भेज सकते हैं और उनको हमारे से आंसर्स ले सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। तब तक हम आपसे मिलें 2.6 के साथ। तब तक आपसे बाय बाय।